सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स। और प्रोफेशनल एथिक्स में देखा जाए तो इसमें अराउंड चार चीज़ें कवर होती है। एक तो अपने जो होते हैं शेड्यूल्स, वो तो होते ही होते हैं। अब साथ में अगर देखा जाए तो शेड्यूल के साथ हमारा होता है CA एक्ट, फिर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, KYC नॉर्म्स और सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स। इस तरीके से जो है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स ख़त्म होता है। और प्रोफेशनल एथिक्स में इन सब चीज़ों की बात होती है। और फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट की बात, वो बेसिकली जो बात होती है वो तो है ही है। तो क्यों ना हम सबसे पहले शेड्यूल को स्टार्ट करें, और सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले शेड्यूल को स्टार्ट करें। और होप यू आर डूइंग वेल इन लॉकडाउन एंड करते चलो स्टार्ट। एंड जो भी मेरे पास मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये मैंने नोट्स बनाए हैं जो वेरियस सर ने जो भी इशू करके रखा है चीज़ों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में, जितने भी क्वेश्चन, मैक्सिमम एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो भी आ सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस की इसमें बातचीत करी गई है। और सारे क्वेश्चन को सब ब्रीफली मैं आपसे बात करूँगा। और मैं इंश्योर करता हूँ कि ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इनफैक्ट क्वेश्चंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 57 पेजेस के नोट्स है, बट 57 पेजेस में से डरने का नहीं, क्योंकि इसमें शेड्यूल के साथ ये 10-12 जो 3-4 जो चीज़ें हैं अपनी, वो सब चीज़ें भी है। और इसमें इनफैक्ट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करके रखा है। तो आपको जैसा लगे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड कुछ भी आपको कुछ डिस्क्रिपेंसीज लगे इन चीज़ों में, अगर कुछ भी आपको लगे कुछ भी और मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो आप बताइएगा। तो क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं और प्रोफेशनल एथिक्स हम स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करते हैं। तो शेड्यूल वन हमारा, शेड्यूल 1 के अंदर होते हैं 4 पार्ट, और फिर शेड्यूल 2 के अंदर होते हैं 3 पार्ट। तो जो हमने पढ़ा था कि चारों पार्ट में 12, 2, 3, 2, 10, 4, 1। अब 12, 2, 3, 2, 10, 4, 1 मतलब क्या है कि 12, 2, 3, 2, ये 4 पार्ट में इतने क्लॉजेज है। 12, 2, 3, 2, फिर 10, 4, 1 जो है सेकेंड शेड्यूल में जो 3 पार्ट है उसके अंदर क्लॉजेज है 10, 4 और 1, ऐसे करते हुए क्लॉजेज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 1 का पार्ट 1। अब पार्ट 1 मतलब अपने हो गए 12 क्लॉजेस। तो हम 12 क्लॉजेस के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 12 क्लॉजेस है, ये जो शेड्यूल के 12 क्लॉजेस है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ये CA इन प्रैक्टिस पे लगता है, और ये क्लॉजेस जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाले हैं। मतलब अगर आप इन क्लॉजेस में आ गए हो मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और ये लगता है CA इन प्रैक्टिस पे। तो CA इन प्रैक्टिस पे जो है फर्स्ट पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट के अपन 12 क्लॉजेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्लॉज है, अ CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम और as a CA unless such person is also chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by himself। मतलब ये बोला गया है कि जो CA इन प्रैक्टिस है, CA इन प्रैक्टिस है, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, मान लिया जाएगा इफ़ ही अलाउ एनी पर्सन, अगर वो किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहा है कि भैया तू प्रैक्टिस कर ले मेरे नाम पे, प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ CA, तो तू किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहा है कि तू मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर ले, ये नहीं चलेगा। अनलेस अगर सच पर्सन इज ऑल्सो CA इन प्रैक्टिस, अब सामने वाला पर्सन अगर CA इन प्रैक्टिस है, या तो CA इन प्रैक्टिस के साथ, CA इन प्रैक्टिस के साथ एंड वो पार्टनरशिप में है, या CA इन प्रैक्टिस के साथ वो एम्प्लॉयड है। तो पॉइंट ये आता है कि कोई दूसरा पर्सन मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है, पर सामने वाला CA इन प्रैक्टिस होना चाहिए। और CA इन प्रैक्टिस के साथ या तो वो पार्टनरशिप में होना चाहिए मेरे साथ, या CA इन प्रैक्टिस मेरा एम्प्लॉय होना चाहिए। अब बात ये आती है कि भैया CA इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय हो सकता है क्या? तो अब हम देखेंगे कि जो हमने क्लॉज 11 पढ़ेंगे, तो क्लॉज 11 में दे के रखा है कि जो CA इन प्रैक्टिस है वो किसी भी CA फर्म में एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, काउंसिल ने उसको जनरली परमिट करा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो CA, इसका चार्ट देखें तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को, टू प्रैक्टिस इन हिज नेम या फर्म के नेम पे। अब अनलेस मतलब कि अगर वो CA इन प्रैक्टिस हो और साथ में पार्टनरशिप फर्म हो, या CA इन प्रैक्टिस प्लस एम्प्लॉय हो, तो भैया वो पर्सन जो है, फिर अगर मैं उनको दे रहा हूँ और वो मेरे नाम पे, हिज नेम पे या फर्म के नेम पे प्रैक्टिस कर रहे, तो फिर गिल्टी नहीं है।
पर अगर मैं किसी अदर पर्सन को बोल रहा हूँ कि भैया तू मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर, अब क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि अदर पर्सन मतलब किसी मैंने अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट को बोल दिया, मैंने आर्टिकल को बोल दिया, या मेरा बेटा हो तो मेरा बेटे को मैंने वो जो सी है, अब इसमें वो जेंडर मत लेकर आ जाना कि बेटा ही क्यों बोला, बट जो भी है एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो अपना जैसे मेरा बेटा हो और मैंने उसको बोल दिया कि भाई तुझे मैं CA प्रैक्टिस में नहीं रखा पर मेरे नाम पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो मेरे नाम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो भी अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे, मई 19 में क्वेश्चन आए हैं जिसमें यही सब बातें हुई थी। तो वो मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर रहा है पर वो मेरा क्या CA प्रैक्टिस, वो CA प्रैक्टिस है पर क्या वो पार्टनरशिप में है क्या नहीं, वो एम्प्लॉय है क्या नहीं, तो उस केस में फिर वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता और ये फिर मैं मिसकंडक्ट में आ जाऊँगा। ठीक है, तो इंस्टेंसेस में आए हैं, इंस्टेंसेस में मई 19 में क्वेश्चन आया था, न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आया था कि ये CA पंथ अलाउ करता है संत को, CA पंथ जो फादर है वो अलाउ करता है सन को जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है टू सिट इन हिज ऑफिस, तो अलाउ करता है संत को कि भैया आ जा मेरे ऑफिस में बैठिया 6 महीने के लिए, एंड अलॉटेड अ चैम्बर विद इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकायदा उसको एक चैम्बर दे दिया विद इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भैया अपना जॉली LLB में दे के रखा था, तो ऐसे ही अपना चैम्बर दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ही डू वर्क टैक्स कंसल्टेंसी, अब वो सारे वर्क कर रहा है, टैक्स कंसल्टेंसी, वो टैक्स कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंस कर रहा है, रिटर्न भी फाइल करता है, पर वो रिप्रेजेंटेशन की सर्विस में फर्म के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन की सर्विस दे रहा है, मतलब कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, फर्म के नाम पे भी प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखा जाए तो ये सन है, क्वेश्चन में देकर रखा है कि वो सन है, तो सन भैया चलो ठीक है तुम मेंबर हो गए, तुम CA प्रैक्टिस हो तो क्योंकि तुम्हारा नाम में CA जुड़ा हुआ है तो तुम ठीक है, तुम CA प्रैक्टिस है, तुम मेंबर हो, पर क्या तुम पार्टनरशिप में हो, तुम एम्प्लॉयमेंट में हो गया, तो भैया फिर नहीं, अब नहीं हो तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब उस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि वो जो पर्टिकुलर सन थे, जो बेटा है, ना तो वो सैलरी रिसीव कर रहा है, ना तो प्रॉफिट शेयर में उसका कमीशन है, प्रॉफिट शेयर कमीशन है, ना तो कोई कमीशन उसको मिलता है, जो भी खर्चा करता है नॉमिनल उसका उसको रिइंबर्समेंट मिल जाता है। तो ये पूरा शो कर रहा है, ये पूरे क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो उसका पार्टनर है, वो उसका एम्प्लॉय है, तो ये सब चीज़ें फिर अगर दे के रखी है तो हम बोल देंगे कि अलाउ नहीं है, ये मिसकंडक्ट है, ये जो पंथ है ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ये डिस्क्वालीफाइड, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा, तो इस पर आप अपने अकॉर्डिंग फिर इस पर कॉन्ट्रामेंशन होंगे, एंड देन उसके बाद जो भी फर्दर चीज़ें होती है वो होगी। तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा प्रैक्टिस का, सेकंड हम पढ़ते हैं क्लॉज जो है ये Clause 2. A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays, allow or agree to pay, allow directly, indirectly. CA in practice जो है वो deemed to be guilty of professional misconduct मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा professional misconduct? अगर वो pay कर रहा है या allow कर रहा है या agree to pay कर रहा है या agree to allow कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या पे कर रहा है, क्या अलाउ कर रहा है? वो पे और अलाउ कर रहा है शेयर, ब्रोकरेज और कमीशन, मतलब कि उसकी फीस और उसकी प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस, उसके प्रोफेशनल बिजनेस की, हिज प्रोफेशनल बिजनेस की जो भी फीस और प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से वो शेयर, ब्रोकरेज और कमीशन SBC, तो शेयर, ब्रोकरेज और कमीशन दे रहा है किसी पर्सन को, किसी भी पर्सन को दे रहा है, तो भैया नहीं, अदर देन इनको देगा तो चलेगा, पर किसी भी पर्सन को दे रहा है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पर इनको दे रहा है तो चलेगा। वो इनमें जो आते हैं वो 6 लोग आते हैं। 6 कौन से? मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर, अगर एग्रीमेंट बोले तो रिटायर पार्टनर को भी दे देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़ और पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। इस तरीके से 6 लोग थे। तो क्या बोल के रखा है कि ये बोल के रखा है कि अदर देन मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, मतलब कि अगर मैं इनको पे कर रहा हूँ या अलाउ कर रहा हूँ, एग्री टू पे अलाउ कर रहा हूँ, शेयर, ब्रोकरेज और कमीशन तो चलेगा, मेंबर को पे कर रहा हूँ चलेगा, पार्टनर को पे कर रहा हूँ चलेगा। क्या पे कर रहा हूँ? शेयर, ब्रोकरेज ऑफ कमीशन, किसमें से? फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस, उसके प्रोफेशनल बिजनेस में से कोई से फीस और प्रॉफिट का वो शेयर कर रहा है किसी के साथ। रिटायर्ड पार्टनर को, अब पार्टनर रिटायर हो गया, पर अगर एग्रीमेंट में बोला के रखा है कि भैया पार्टनर भी अगर रिटायर होगा तो भी उसको पे करना है, तो ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आया है कि भैया एग्रीमेंट अगर बोले तो रिटायर पार्टनर को देने का है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा है कि चलो पार्टनर मर गया, डिसीज्ड हो गया, तो अब क्या उसको देना है, नहीं देना है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है कि नहीं देना है? तो उसके लिए हमको एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, और एग्रीमेंट अगर बोल रहा है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़ को भी देना पड़ेगा, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस को भी देना पड़ेगा। अब मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज और पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन समझते हैं, तो सबसे पहले हम अब चार्ट पे आ जाते हैं कि CA इन प्रैक्टिस है वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अगर वो पे कर रहा है या एग्री टू पे कर रहा है या अलाउ कर रहा है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, शेयर, ब्रोकरेज ऑफ कमीशन।
अब शेयर ब्रोकरेज और कमीशन अगर वो पे कर रहा है इन किस में से पे कर रहा है, इन दी फीस और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, उसके प्रोफेशनल बिजनेस में से जो भी फीस और प्रॉफिट आया है, तो प्रोफेशनल बिजनेस में से जो भी फीस और प्रॉफिट आया है वो फीस और प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो भैया तुम तो डिस्क्वालीफाइड हो, तुम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। पर अदर देन वो क्या कि डायरेक्टर का एटीट्यूड है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट में आ जाओगे, आप गिल्टी होगे। अदर देन पर अगर आप इनको कर रहे हो मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, तो चलेगा, इनके साथ आप कर सकते हो शेयरिंग। अब जो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज है उसमें ICSI आ सकते हैं, अपने सब बहन बेटी आ जाएंगी कि ICSI है, ICWAI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया है। अब ये मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, तो ये सब प्रोफेशनल बॉडीज है ना, CAS, CWA, BCI, IIA, IAI। अब इनके जो मेंबर्स है CAS, CWA, BALLB, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, एक्चुअली, ये मेंबर्स ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, तो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। अब मेंबर ऑफ जो है ये जो 6 लोग हैं, ये 6 लोग तो हमने पढ़ लिए, ये 6 लोग थे, ठीक है। अब 6 लोग में से मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में 3 दूसरे लोग भी आते हैं। कौन से 3 दूसरे लोग आते हैं? BTech और MBA। BTech MBA जो है वो भी 3 मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस में आते हैं, ठीक है। तब फॉर द पर्पज ऑफ रेंडिंग प्रोफेशनल बिजनेस टाइम टू टाइम। अब ये इनको शेयर क्यों करे, शेयर क्यों करे प्रोफेशनल बिजनेस में से, मैं प्रोफेशनल बिजनेस में से अपना मैं फीस और प्रॉफिट क्यों शेयर कर रहा हूँ? हो सकता है क्या हुआ ही होगा कि इन्होंने अपना प्रोफेशनल बिजनेस शेयर करा होगा फॉर द पर्पज ऑफ रेंडिंग प्रोफेशनल बिजनेस। इन्होंने अपना रेंडर करा होगा ना, इन्होंने रेंडर करा होगा, या इनके थ्रू जो है मैंने रेंडर करा प्रोफेशनल बिजनेस, तो फॉर द पर्पज ऑफ रेंडिंग प्रोफेशनल बिजनेस टाइम टू टाइम। तो आपने रेंडर करा प्रोफेशनल बिजनेस, आपको रिसिप्ट हुई तो आपने इनमें बांटा और आप बांट सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है ये क्लॉज 2। अब क्लॉज 2 में बात ये आती है कि फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग में फीस और प्रॉफिट क्या इन द शेयर ब्रोकरेज कमीशन जो है इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस। तो प्रोफेशनल बिजनेस की फीस और प्रॉफिट में से मैं शेयर दे रहा हूँ इन 6 लोगों को, काय के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल बिजनेस, कि उन्होंने प्रोफेशनल बिजनेस रेंडर करा था या उनके थ्रू मैंने रेंडर करा था, जो भी है, पर उन्होंने मेरी मदद की थी, उन्होंने मेरी मदद करी, तो मैं अपनी फीस में से उनको कुछ पोर्शन दे रहा हूँ। अब रेंडरिंग प्रोफेशनल बिजनेस, अब रेंडरिंग में इंडिया में कर रहा हूँ या आउटसाइड इंडिया कर रहा हूँ, दोनों केस इधर कवर है। ओके, तो इस पर अब जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बट ठीक है, कुछ सैम्पल क्वेश्चन ऐसे हैं कि बैंक मैनेजर, जैसे कि मैंने बैंक मैनेजर को बोला कि मैं अपनी फीस और प्रॉफिट में से तुमको कुछ शेयर दे दूंगा, तो शेयर ऑफ फीस एंड प्रॉफिट टू बैंक मैनेजर। अब बैंक मैनेजर से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरे को जो लोन है वो रिड्यूस इंटरेस्ट पे दे दे। तो अब मैं जो ये शेयर कर रहा हूँ फीस एंड प्रॉफिट, क्या बैंक मैनेजर इन 6 लोगों में कवर है? नहीं कवर है, तो नहीं आएगा, मतलब कि मिसकंडक्ट हो जाएगा। अब शेयर टू आर्टिकल क्लर्क, मैं आर्टिकल क्लर्क को बोल रहा हूँ कि तू काम अच्छा कर और मैं अपनी प्रोफेशनल रिसिप्ट में से 1% तेरे को दे दूंगा, तो इस तरीके से ये भी एक मिसकंडक्ट हो गया, क्योंकि आप अपनी प्रोफेशनल बिजनेस की जो रिसिप्ट है उसके जो फीस और प्रॉफिट है प्रोफेशनल बिजनेस से आ रहा है जो, वो इनके अलावा किसी को पे नहीं कर सकते आप। और भले ही अब एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप पे कर रहे हो फीस और प्रॉफिट, तो आप फीस और प्रॉफिट पे कर रहे हो, आप फीस और प्रॉफिट में से कुछ शेयर पे कर रहे हो, और शेयर पे कर रहे हो, पर आप ये नहीं बता रहे हो कि मैं फीस एंड प्रॉफिट का मैं शेयर ब्रोकरेज या कमीशन पे कर रहा हूँ। आप ये तो ऐसा शो कर रहे हो कि ये तो नॉमेनक्लेचर है, एज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑफिस अलाउंस, आप ऑफिस अलाउंस के नॉमेनक्लेचर में ये सब पे कर रहे हो। तो भैया अगर आप ऑफिस अलाउंस के नॉमेनक्लेचर में अगर आप पे कर रहे हो, तो फॉर्म में भले ही ऑफिस अलाउंस है, पर सब्सटेंस में देखा जाए तो वो तो आप शेयर ही कर रहे हो ना अपनी फीस और प्रॉफिट। तो सिंपल क्लॉज 2 इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा, कोई सा भी नॉमेनक्लेचर हमको फर्क नहीं पड़ता, आप दे रहे हो तो गलत है। इसमें बात आती है गुडविल की बात आती है, तो अच्छे से थ्रू बताया गया है कि देखा जाए तो गुडविल की बात जो हो रही है तो उसमें डेथ ऑफ प्रोप्राइटर है। अगर डेथ ऑफ प्रोप्राइटर हुआ आफ्टर 30 अगस्त 98, अपने पैदा होने के 1-2 साल बाद जो भी है, तो डेथ ऑफ प्रोप्राइटर है। तो डेथ ऑफ प्रोप्राइटर है अगर 30 अगस्त 98 के बाद डेथ हुई है। अब डेथ होने के बाद क्या होता है कि 1 साल तक जो होता है वो प्रैक्टिस फर्म का जो नेम है, जो प्रोप्राइटर का नाम है, तो वो अबेंस में रखा जाता है। तो फर्म का नेम है जो वो अबेंस में रखा जाता है। अब अबेंस में रखा जाता है तो अब 2 ऑप्शन है 1 साल के अंदर, या तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो या आप प्रैक्टिस को बेच दो। उसी नाम से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो या तो उसी नाम से आप प्रैक्टिस बेच दो, सब्जेक्ट टू परमिशन।
सब्जेक्ट टू परमिशन अंडर लमसम कंडीशन कंसिडरेशन कि आप अगर प्रैक्टिस सोल्ड कर रहे हो, आप अगर प्रैक्टिस को सोल्ड कर रहे हो तो जो कंसिडरेशन है वो लमसम में डिटरमाइन होना चाहिए, भले ही पेमेंट किसी भी तरीके से आए, पर जो कंसिडरेशन है जो डिटरमाइन होना चाहिए वो लमसम मैनर में डिटरमाइन होना चाहिए। अब पेमेंट भले ही इंस्टॉलमेंट में चलेगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट। अब वही बात आती है कि डेथ हो गई है पार्टनर की, पर अगर टाइटल डिस्प्यूट में है तो 1 साल के अंदर आप इन्फॉर्म करो डिस्प्यूट आईसीआई को, और फिर डिस्प्यूट जब सेटल होता है वो सेटल के 1 साल के अंदर अंदर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आप डिस्प्यूट सेटल हो गया, पता चल गया कि कौन क्या करने वाला है। अब उसकी इच्छा है कि वो या तो प्रैक्टिस कर ले, वही सेम स्टोरी कि या तो वो प्रैक्टिस कर ले या तो सोल्ड कर ले। अब अगर सोल्ड कर रहा है तो लमसम कंसिडरेशन में जो है वो डिटरमाइन होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाला गुडविल वाला पोर्शन खत्म किया। रही बात आती है क्लॉज 3 की, तो क्लॉज 3 क्या बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क, कि उन्होंने जो प्रोफेशनल वर्क करा है, उनका जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें से मैं एक्सेप्ट करना हूँ। पिछले में देने की बात कर रहे थे, इसमें एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। तो एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क, तो प्रोफेशनल वर्क का कोई सा भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट मैं उनसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब जो जिनसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ फ्रॉम अ पर्सन, वो अगर मेंबर नहीं होना चाहिए, तो पर्सन है वो मेंबर नहीं है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो भाई मैं मिसकंडक्ट में आ जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी पर्सन के प्रोफेशनल वर्क में से फीस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और वो पर्सन मेंबर ही नहीं मेरा, तो ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा। पर इसमें यह है कि ये जो मेंबर, ये सच रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। मतलब बोलने वाली बात यह है कि अगर आप प्रोफेशनल बॉडीज़ के जो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़ है, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है जिसमें 3 लोग आते हैं सेपरेट, तब आप इनसे अगर एक्सेप्ट कर रहे हो इनके प्रोफेशनल वर्क में से, ऐसा उनके प्रोफेशनल वर्क के प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भैया चलेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में है। हाउएवर सच रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई, तो किन पे, इन दो पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये तो अपन ने पढ़ा ही है कि मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी में CA, CWA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, और ICSI का CS हो जाएगा, ICWA का CA में हो जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का BLLB हो जाएगा, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का एक्चुअरियल वाला जो है डिग्री वो हो जाएगी। 3 है BE, BTech, MBA, ये सब आ जाते हैं। अब पॉइंट ये आया था कि क्या आप वैल्यूअर से एक्सेप्ट कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, आप वैल्यूअर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूअर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में कवर ही नहीं है, तो आप वैल्यूअर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तब गए मिसकंडक्ट में आ जाओगे, क्योंकि बोल के रखा है, देखो सिंपल सी बात है, बोल के रखा है कि भैया आप इनसे एक्सेप्ट कर सकते हो। अब क्लाइंट है, CA का क्लाइंट है, अब वो क्लाइंट को कुछ वैल्यूएशन करवाना था, तो आपने किसी वैल्यूअर को रेफर करा, वैल्यूअर ने उसके क्लाइंट को जो है क्लाइंट की बिल्डिंग को वैल्यू करा। अब एज अ CA इन प्रैक्टिस आपने कुछ उससे पोर्शन मांगा, पर आप नहीं मांग सकते उससे, ठीक है, तो आप उससे पोर्शन नहीं मांग सकते, क्योंकि वो उसका प्रोफेशनल वर्क तो होगा, बट वो इसमें वो मेंबर तो नहीं है बाकायदा, बट वो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज और पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में भी कवर नहीं है, इसलिए मिसकंडक्ट में आएगा। तो इसको ही चार्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी मिसकंडक्ट, अगर वो एक्सेप्ट करता है या एग्री टू एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल, किसी के प्रोफेशनल वर्क का प्रॉफिट वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो किसी के प्रोफेशनल वर्क का जो है वो प्रॉफिट वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो किसी प्रोफेशनल वर्क का पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो एक्सेप्ट कर रहा है। पर अगर हाउएवर अगर वो मेंबर हो या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज हो, पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस हो, तो इनके प्रोफेशनल वर्क से जो प्रॉफिट है वो एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वैल्यूअर है तो उसमें नहीं कर सकता। अब आती है क्लॉज 4 की बात। तो क्लॉज 4 क्या है? CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो एंटर होता है पार्टनरशिप में। तो क्लॉज 4 क्या बोलता है कि CA इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अगर वो पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है। अगर वो पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, अगर वो पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है तो मिसकंडक्ट है। पर अदर देन ये लोग अगर इनके साथ पार्टनरशिप करी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब आप CA इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल भी आ गई इधर। तो कुछ क्वालिफिकेशन है जो काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज है। अब कुछ क्वालिफिकेशन जो काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज है वो पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के अलावा इसमें देकर रखा था। तो कुछ क्वालिफिकेशन काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज होगी, उनके साथ भी जो है आप जो है
उनके साथ जो है आप पार्टनरशिप कर सकते हो। अब पर्सन और एक वो भी पर्सन है जिनका रेसिडेंस अब्रॉड में है, वो इंटाइटल टू रजिस्टर एज मेंबर। अब जिनका रेसिडेंस अब्रॉड है पर वो इंटाइटल्ड है टू रजिस्टर एज मेंबर, तो जिनका रेसिडेंस अब्रॉड है वो इज इंटाइटल्ड टू रजिस्टर एज मेंबर, तो वो इंटाइटल है टू रजिस्टर एज मेंबर अंडर 41B। तो जिनका रेसिडेंस अब्रॉड है पर वो इंटाइटल है कि वो एज अ मेंबर रजिस्टर हो अंडर सेक्शन 41B, तो अपन बोल सकते हैं 41B के मेंबर, 41B के आउट फिरंगी मेंबर्स बोल सकते हैं जिसका रेसिडेंट अब्रॉड में है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें दो नई चीज़ आ गई। क्या आ गई कि क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और 41B के अंदर जो पर्सन जो रिसाइड अब्रॉड हो रहे थे, जो अपना इंटाइटल टू रजिस्टर एज मेंबर, तो इंटाइटल टू रजिस्टर एज मेंबर, तो एज अ मेंबर इंटाइटल टू एज अ मेंबर वो रजिस्टर हो अंडर सेक्शन 41B। तो ये सब चीज़ें इधर कवर थी। अब वही पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन पता है अपने को, और मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज भी पता है हमको। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सीपीए, क्या सीपीए के साथ हम कर सकते हैं पार्टनरशिप? तो बोल के रखा है कि सीपीए क्वालिफिकेशन है, ना तो वो पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में आता है, ना तो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज में आता है। अब ये क्वालिफिकेशन हम सोच रहे हैं कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्वालिफिकेशन में रिकॉग्नाइज्ड है क्या? तो बोल के रखा है कि सीपीए बाहर की डिग्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो सीपीए क्वालिफिकेशन नॉट रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इनके साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा है। अब इसमें ये बात आती है कि आप पार्टनरशिप आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हो। आप आउटसाइड इंडिया कर सकते हो तो कोई बाहर के पर्सन कर सकते हो। तब कोई बाहर के इंस्टीट्यूट है सीए वाले, क्या बाहर के इंस्टीट्यूट है जो सीए वाले जो, तो उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं? तो ऐसा बोल के रखा है 4 इंस्टीट्यूट ऑफ यूके की जो 4 इंस्टीट्यूट है, जो भी पर्टिकुलर 4 इंस्टीट्यूट है, उनके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पर ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, इनके साथ जो है आप पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मेंबर है और उनके साथ हम पार्टनरशिप में एंटर करना चाह रहे हैं, तो हम पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करा है। तो इस तरीके से हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको और इसको फर्दर रेफर करना है तो क्वेश्चन नंबर 71B PM में आप जा सकते हो। चलो ठीक है, अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पढ़ लें। तो चार्ट में क्या बोल के रखा है कि जो सीए इन प्रैक्टिस है वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अगर वो पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है। अब वो जो एंटर हो रहा है या तो वो इंडिया में हो रहा है या तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, जिधर भी हो रहा है किसी भी पर्सन के साथ हो रहा है, पर वो अदर देन ये हो, तो अगर ये अदर देन ये है तो मिसकंडक्ट है, मतलब इनके साथ आप पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन है? ये है सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के साथ आप पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हो। मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, पर्सन जिसका रेसिडेंस अब्रॉड है और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 41B, तो वो चीज़ें वो लोग भी इधर आ जाते हैं। और मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़ में सीपीए नहीं आता, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करके रखी है, उसमें सीपीए नहीं आता। अब काउंसिल ने इंक्लूड करे इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया, तो इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया में यूके की जो 4 इंस्टीट्यूट है वो तो नहीं आती, पर ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा ये आती है। अब ऐसा बोल के रखा है कि जो यूके की 4 इंस्टीट्यूट है वो नहीं आती, इसलिए ऐसा बोल के रखा है क्योंकि वो पहले आती थी, वो पहले आती थी पर अब नहीं आती। पर अब नहीं आती है तो ठीक है, उसके अलावा जो 2-4-3 इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, वो सब तो आती है। तो अकाउंटेंसी, हाँ, फिर कुछ अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है, अगर क्वेश्चन में देके रखेंगे कि अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है जो काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके रखी है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो है हमने ये क्लॉज 4 की बातें करी। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 38B था PM में। इंपॉर्टेंट ये था कि जो पार्टनरशिप है क्या हम नॉन मेंबर के साथ कर सकते हैं? अब नॉन मेंबर के साथ कर सकते हैं क्या? तो अभी अपन ने पढ़ा कि आप किसी भी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में देकर रखा है कि भैया आप क्या नॉन मेंबर के साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन में देकर रखा है नॉन मेंबर मतलब वो मेंबर तो नहीं है। तो अब क्या आप ये दिमाग चलाओगे कि क्या मेंबर नहीं है तो हो सकता है कि ये मेंबर तो नहीं है, मतलब ये सीए इन प्रैक्टिस तो नहीं है, हो सकता है कि ये इन दोनों में कवर हो। तो सिंपल सी बात है, इसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं बोला, इंस्टीट्यूट ने मान लिया है कि इधर भी कवर नहीं है, क्योंकि अगर इधर कवर होते तो बाकायदा कुछ ना कुछ हिंट देते। क्वेश्चन में बोल के रखा है कि नॉन मेंबर है, किसी नॉन मेंबर के साथ आप पार्टनरशिप में एंटर हुए हो तो मान लो कि नॉन मेंबर मतलब अदर पर्सन है। अब ये 19 में क्वेश्चन आया था, तब ठीक है। अब नॉन मेंबर है, ओके ठीक है, आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ भी आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो, पर जो रिजोल्यूशन है ये रिजोल्यूशन विड्रॉ हो गया है। अब रिजोल्यूशन विड्रॉ हो गया है, मतलब अब वो जो क्वालिफाइड पर्सन है जो 4 इंस्टीट्यूट के, वो यूके की 4 इंस्टीट्यूट है, वो एलिजिबल नहीं है टू हैव देयर नेम रजिस्टर ऑफ हैव देयर नेम एंटर इन द
हैव देयर नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, एंटर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, तो वो सब नहीं आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा के साथ आप जो है आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है कि रिजोल्यूशन विड्रॉ नाउ पर्सन क्वालिफाइड फ्रॉम एनी फोर इंस्टीट्यूट आर नॉट इंटाइटल्ड। अब वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो अपना नाम मेंबर के रजिस्टर में लिखवाए। तो ये उधर भी कवर हो सकता है कि पर्सन जिसका नाम जो रिसाइड अब्रॉड में पर उन्होंने अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो अंडर सेक्शन 4(1)(b) है उसमें अगर रजिस्टर करवा के रखा है, तो उधर जो है उधर अगर करवा के रखा है तो आप उनके साथ पार्टनरशिप में कर सकते हो, एंटर हो सकते हो। पर इन ये लोग तो ये ICAEW मतलब ये 4 इंस्टीट्यूट है जो यूके की, इनके साथ आप नहीं कर सकते। तो जो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा इनके साथ आप कर सकते हो। फिर आती है क्लॉज 5 की। क्लॉज 5 में बोलने लायक बहुत कुछ है। जो क्लॉज 5 है वो क्लॉज 5 है सिक्योर्ड बिजनेस का। तो जो CA इन प्रैक्टिस है वो डीम्ड टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अगर वो सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल बिजनेस। तो अगर वो सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल बिजनेस, अगर वो प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर कर रहा है किससे, थ्रू सर्विस ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की सर्विस से अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर रहा है। अभी इसके पहले जो अपन ने बात करी थी तो उसमें वो प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर नहीं कर रहा, उसने पर्टिकुलर काम को उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो फीस शेयर करने की बात कर रहे थे। इधर फीस शेयर करने की बात है तो उधर अपन ने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि चलो ठीक है उसका काम वाम करा होगा या उसके साथ हमने काम किया होगा, तो हमने उसका काम यूज़ करा होगा और हमने उसको पैसे दिए होंगे। पर इधर तो जो है इधर तो वो सिक्योर कर रहा है। इफ़ ही सिक्योर, अब इधर सिक्योर बात कर रहा है तो इधर एक परमानेंसी है कि इधर यार मैं अपना काम में जो काम है मैं काम लेता हूँ पर काम कोई दूसरा करता है। अब वो दूसरा वो काम करता है पर फीस मेरे को मिलती है। तो किसी दूसरे पर्सन की सर्विस तो सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल बिजनेस थ्रू सर्विस ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के सर्विस से जो है अपने बिजनेस को सिक्योर कर रहा है। तो सर्विस ऑफ अ पर्सन, तो किसी पर्सन की सर्विस से अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर रहा है। अब वो थ्रू सर्विस ऑफ अ पर्सन, अब वो जो पर्सन थ्रू सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉय और नॉट अ पार्टनर, तो वो जो है ना तो वो एम्प्लॉय है ना तो वो पार्टनर है। तब वो ना तो एम्प्लॉय है ना तो पार्टनर है। तो वो जो पर्सन है जिसकी सर्विस से मैं अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर रहा हूँ वो ना तो मेरा एम्प्लॉय है ना तो मेरा पार्टनर है। मतलब अगर एम्प्लॉय की सर्विसेज से अगर मैं सिक्योर करूँ तो चलेगा, पार्टनर की सर्विसेज से अगर मैं सिक्योर करूँ प्रोफेशनल बिजनेस तो चलेगा। और बाय मीन्स नॉट ओपन टू CA, मतलब कि आप ऐसे मीन्स से आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस। तो अगर आप ऐसे मीन्स से आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस जो ओपन ही नहीं है, वो नॉट ओपन टू CA है। अब अगर आप वैसे हथकंडे अपना के सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस तो भैया वो भी नहीं चलेगा। तो चार्ट ये है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल बिजनेस। अब प्रोफेशनल बिजनेस वो सिक्योर कर रहा है किसी पर्सन से, ना तो वो एम्प्लॉय हो ना तो वो पार्टनर हो ना तो ऐसे मीन्स हो जो CA के लिए ओपन ही नहीं हो। मतलब कि एम्प्लॉय, पार्टनर या मीन्स ओपन टू CA उनके साथ जो है उनके साथ वो सिक्योर कर सकता है उनकी सर्विसेज से, थ्रू सर्विसेज ऑफ पर्सन, एम्प्लॉय की सर्विसेज से, पार्टनर की सर्विसेज से, या ऐसे मीन जो CA के लिए ओपन है तो उसके थ्रू जो है अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि आर्टिकल सर्विस दे रहा है तो क्या आर्टिकल की सर्विस से अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो बोला ये गया है कि जो आर्टिकल है वो आर्टिकल इजंट एन एम्प्लॉय यार, आर्टिकल एम्प्लॉय नहीं है। तो आर्टिकल की बिजनेस से अगर आर्टिकल की सर्विस से अगर आप अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर रहे हो तो आर्टिकल की सर्विस से अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर नहीं कर सकते, गिल्टी मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और आर्टिकल तो वैसे भी ट्रेनी है, तो ट्रेनी के काम से प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बोला गया है कि वन कैन सिक्योर बाय अरेंजमेंट एज इन क्लॉज। अब ये बोला गया है कि जो 2, 3, 4 में जो देके रखे हैं उसके थ्रू अगर आप सिक्योर कर रहे हो बिजनेस तो चलेगा। तो 2 के थ्रू मतलब कि वो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, उनके वर्क के थ्रू अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस अगर सिक्योर कर रहे हो तो 3 में ही बात करके रखी है कि आप इस तरीके से जो एग्रीमेंट अगर करके रखे 2, 3, 4 में, 4 में तो पार्टनरशिप की बात कर ली कि 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, कि जो अपने 4 लोग थे कि CA इन प्रैक्टिस है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज है, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हो, पर्सन जिसका रेजिडेंस अब्रॉड में है पर वो रजिस्टर हुआ एज ए मेंबर अंडर सेक्शन 4(1)(b), और जो क्वालिफिकेशन है जो रिकॉग्नाइज हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिकॉग्नाइज करके रखी है,
तो आप इनके साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जिससे अगर आप अपना बिजनेस सिक्योर कर रहे हो तो चलेगा, वो चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये क्लॉज पढ़ा तो इसमें देखा ये तो एम्प्लॉय और पार्टनर भी है तो इसके पहले के जो क्लॉज है सारे वॉइड हो गए, तो भैया वैसे सिक्योर कर रहे हो बिजनेस तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि अगर आप, अब इसमें नोट करने वाली बात है, क्वेश्चन के इसमें तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, इसमें सब हम गाइडलाइंस भी पढ़ेंगे। तो इसमें नोट करने वाली बात ये है कि यार अगर आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस, आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है, पर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर, अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर जो है सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस, तो एक तरीके से आप शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 3 में आ जाओगे, क्योंकि शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 3 में ये बोल के रखा है कि अगर आप जब सॉलिसिट करते हो प्रोफेशनल बिजनेस तो वैसे भी प्रोहिबिटेड है, पर क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में अगर आपने कोई सी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, या आपने टेंडर को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करा, या आपने फॉल्स एडवर्टीजमेंट करा, तो आपने अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क, तो शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 3 में आप गिल्टी मान लिए जाओगे। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या पढ़ा था शेड्यूल 1 के पार्ट 3 क्लॉज 3 में, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। शेड्यूल 1 का पार्ट 3 का क्लॉज, सेकेंड शेड्यूल आ गया ये, हाँ, तो ये बोल के रखा है कि जब हम प्रोफेशनल वर्क किसी से इनवाइट करते हैं, तो इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अदर्स ही है, ये हम क्लॉज 6 में पढ़ेंगे। या हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टेंडर और इंक्वायरी को, या अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अंडर क्लॉज 6 और 7 जो भी है, पर अगर हम इंफॉर्मेशन फॉल्स सबमिट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं 6 और 7 के अंडर में, इन्वाइटिंग कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए, और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अगर हम टेंडर को, तो ये जो भी हम कर रहे हैं, तो ये अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर कर रहे हैं तो एक तरीके से जो है इधर गिल्टी मान ली जाएंगे। तो शेड्यूल 1 के क्लॉज 3 के, शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 3 में आप गिल्टी मान ली जाओगे। तो इस तरीके से हमने क्लॉज 5 खत्म किया, अब अपन क्लॉज 6 पढ़ने वाले हैं। तो क्लॉज 6 में क्या बोला है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो सॉलिसिट करता है, क्या सॉलिसिट करता है, वो क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करता है, तो वो क्लाइंट को या तो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को, या तो सॉलिसिट कर रहा है प्रोफेशनल वर्क को। अब वो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को आइडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो या तो डायरेक्टली सॉलिसिट कर रहा है या इनडायरेक्टली सॉलिसिट कर रहा है। किस तरीके से? बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू अगर वो सॉलिसिट कर रहा है। पिछले इसमें बात कर रही थी कि सिक्योर कर रहा था, वो सिक्योर कर रहा था प्रोफेशनल बिजनेस किसी पर्सन की सर्विसेज से। अब इधर तो क्या है, इधर तो वो सॉलिसिट कर रहा है प्रोफेशनल वर्क। सिक्योर करना प्रोफेशनल बिजनेस किसी दूसरे की सर्विसेज से, तो वो एक तरीके से आउटसोर्सिंग हो जाता है। अब इधर सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क को बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन या अदर मीन्स। पर हाउएवर सॉलिसिट इज रिलैक्स, किधर किधर सॉलिसिट रिलैक्स है कि अगर सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क को, सिक्योर कर रहे हो फ्रॉम सीए इन प्रैक्टिस, तो क्या बोल के रखा है, सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क। सॉलिसिट तो हर जगह ही पर प्रोहिबिटेड है, पर अगर इधर बात करें हैं कि अगर आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क, और अगर आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए, चलेगा, उसको सॉलिसिट नहीं मानते। आप सिक्योर कर रहे हो या आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये नहीं बोल देंगे कि आप सॉलिसिट कर रहे हो। तो सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए या टेंडर को रिस्पॉन्ड कर, चलेगा। अब टेंडर के रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन इशू करी थी, पर हमको इसके पहले समझना पड़ेगा कि सिक्योर करना और सॉलिसिट करने में अंतर क्या होता है। देखो, सॉलिसिट और सिक्योर में अंतर ये होता है कि सिक्योर मतलब मांगना हो जाता है, और सॉलिसिट मतलब होता है छीनना। और सिक्योर मतलब हो जाता है मांगना, और सॉलिसिट मतलब हो जाता है छीनना। तो सॉलिसिट मतलब हो जाता है छीनना, तो हमने छीना है क्वेश्चन की में एटीट्यूड देखना पड़ेगा। अगर वो सॉलिसिट वाला एटीट्यूड है तो बाकायदा क्लॉज 6 में फंस जाएगा। पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सीए इन प्रैक्टिस से फिर हमको अगर वो क्वेश्चन में रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड है तो मांगना हो जाएगा। तो सिक्योर मीन्स एटीट्यूड ऑफ रिक्वेस्ट। तो सिक्योर का मतलब क्या होता है कि भैया एक रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड होता है कि हमें काम दो, टू अलॉट वर्क एज वन इज़ नॉट हैविंग ए सिग्निफिकेंट वर्क, कि मेरे पास सिग्निफिकेंट वर्क नहीं है, मेरे को काम दो। ये होता है सिक्योर करना, ये होता है सिक्योर करना। पर रही बात आती है सॉलिसिट करने की, तो सॉलिसिट करने में ये बोला जाता है कि सॉलिसिट करना मतलब कि हम हमारा अटेनमेंट शो कर रहे हैं, हम हमारे क्वालिफिकेशन शो कर रहे हैं, हम हमारा जो हम अपने आप को बेस्ट शो कर रहे हो, और हम सॉलिसिट करके से छीन रहे हैं काम को। सिक्योर में एटीट्यूड होना चाहिए रिक्वेस्ट का, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन में जो है कि जो सीए इन प्रैक्टिस है वो सीए दूसरे सीए इन प्रैक्टिस को मेल
प्रोवाइड करता है, मेल सेंड करता है जिसमें वो उसके पास वर्क नहीं है, तो वो बोलता है कि हमको काम दो। तो अब ये जो है ये सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल वर्क। पर अनदर एक क्वेश्चन ये आता है कि एक क्वेश्चन ये आता है जिसमें बोल के रखते हैं कि सीए इन प्रैक्टिस को वो मेल करता है और वो मेल में ये बताता है कि मेरे में बहुत भयंकर एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं क्लियरिंग अथॉरिटीज से सामान को ऐसे क्लियर करवा लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर बोल के रखा है मतलब वो अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट हाईलाइट कर रहा है, वो एक तरीके से अपने वर्क को वो इम्फेसाइज कर रहा है कि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, या एक तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिंस वो इधर रिक्वेस्ट का एटीट्यूड नहीं है तो बोल दिया जाएगा कि ये सॉलिसिट कर रहा है, और सिंस वो सॉलिसिट कर रहा है तो वो तो वैसे ही क्लॉज 6 से बाहर हो जाएगा। और इधर भी यही बात है कि अगर आपने फॉल्स रिस्पॉन्ड किया है तो शेड्यूल 1 के क्लॉज 6 के पार्ट सी में आप शेड्यूल 1 के पार्ट सी के क्लॉज 6 में आप फंस जाओगे। अब टेंडर की बात करें तो टेंडर के रिस्पॉन्ड में ये बोला है कि इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन इशू करी है। गाइडलाइन में ये इशू करा है कि अगर टेंडर जो है अगर एक्सक्लूसिवली फॉर सीए है, एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विसेज रिजर्व्ड फॉर सीए, तो एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विसेज रिजर्व्ड फॉर सीए टेंडर निकला ऐसी सर्विसेज का जो सीए ही कर सकता है, या टेंडर निकला हो किसी भी सर्विसेज का पर वो टेंडर से पर्टिकुलर सीए के लिए निकला हो, तो देखा जाए तो टेंडर या तो ऐसी सर्विसेज के लिए निकला हो सीए के लिए, या पर्टिकुलर सीए के लिए निकला हो, भले कोई सी भी सर्विसेज हो पर वो सीए के लिए निकला हो, तो उसमें मिनिमम फीस कोट करना जरूरी है। इसमें मिनिमम फीस कोट करना जरूरी है। पर अगर सीए के अलावा 2-10 दूसरे लोग भी है, कोई दूसरे लोग भी है, तो भैया आप तो फिर रिस्पॉन्ड करो इररिस्पेक्टिव ऑफ फीस, तो बोला गया है कि जो जैसे जीएसटी ऑडिट होता है, तो जो जीएसटी ऑडिट होता है तो जीएसटी ऑडिट के केस में हम क्या करते हैं, जीएसटी ऑडिट तो सीए के अलावा जो है वो एक्सक्लूसिवली सर्विस रिजर्व फॉर द सीए तो है नहीं, वो सर्विस सीए के लिए तो रिजर्व है नहीं, उसको तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी करता है। तो जीएसटी ऑडिट जो है वो ओपन फॉर ऑल आ गया, मतलब अदर देन सीए भी कोई इसको कर सकता है। तो भैया भले ही आपने फीस को नहीं बताया गया हो तो भी हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, उसमें मिनिमम फीस की आवश्यकता नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फीस जो है हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। पर अगर टैक्स ऑडिट आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, तो उसके लिए मिनिमम फीस कोड होना जरूरी है। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉलिसिट करना वो क्लॉज 6 में है, क्योंकि प्रोफेशनल बिजनेस की बात करते हैं क्लॉज 5 में हम किसी दूसरी सर्विसेज ऑफ अदर्स के बेसिस पे हम हमारे बिजनेस को सिक्योर कर रहे थे, तो ये क्लॉज 5 में आ गया। और फिर ये आ गया कि हम प्रोफेशनल वर्क को सिक्योर कर रहे हैं, तो क्लॉज 6 में आ गया। तो बोला ये गया है कि किसी अनदर पर्सन की सर्विसेज से हम हमारे प्रोफेशनल बिजनेस को जो है हम प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर रहे हैं, तो क्लॉज 5 में आ गया। पर अगर हम किसी सीए इन प्रैक्टिस से हम सिक्योर कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्क को, हम प्रोफेशनल वर्क को सिक्योर कर रहे हैं, तो वो क्लॉज 6 में आ जाता है। और क्लॉज 6 में वो गिल्टी नहीं है, या तो वो गिल्टी है प्रोफेशनल कंडक्ट में, इधर भी गिल्टी है, पर वो अदर में अगर मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हो, और फिर नहीं इसमें ये बोल के रखा था ना क्लॉज 5 में कि आप जो है एम्प्लॉयज पार्टनर से कर सकते हो, या इन 3 लोगों से आप कर सकते हो, इन 3 तरीके से आप सिक्योर कर सकते हो प्रोफेशनल बिजनेस को। तो उधर प्रोफेशनल बिजनेस की बात करी थी, इधर प्रोफेशनल वर्क की बात करी है। तो इस तरह से क्लॉज 6 इधर होता है, पर क्लॉज 6 में गाइडलाइंस भी थी। अब वो गाइडलाइंस मैं आपको फटाफट बताता हूँ। और जो गाइडलाइंस है वो सबसे पहले गाइडलाइंस ये है, तो इसके पहले हम जल्दी से चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में क्या बोल के रखा है, चार्ट में ये बोल के रखा है कि जो सीए इन प्रैक्टिस है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अगर वो सॉलिसिट कर रहा है, या तो क्लाइंट को सॉलिसिट कर रहा है या तो प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट कर रहा है। और सॉलिसिट कर रहा है प्रोफेशनल बिजनेस की बात नहीं करी, प्रोफेशनल वर्क की बात करी है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन से सॉलिसिट कर रहा है। क्वेश्चन ये आएगा कि देखो एडवर्टीजमेंट से अगर सॉलिसिट कर रहा है तो ध्यान देना कि क्लॉज 7 भी एडवर्टीजमेंट का, और एडवर्टीजमेंट में क्लॉज 7 में ऐसा है कि अगर वो अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट को, प्रोफेशनल सर्विसेज को हाईलाइट कर रहा है तो उधर क्लॉज 7 में फंस जाएगा। पर वो हाईलाइट कर रहा है, और हाईलाइट से ये भी शो हो रहा है कि वो सॉलिसिट कर रहा है अपने प्रोफेशनल वर्क को, अगर वो सॉलिसिट कर रहा है तो वो क्लॉज 6 में ही फंस जाएगा। तो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरव्यू पे ऐसा है कि जैसे सीए के साथ इंटरव्यू हुआ, वो सीए में वो इंटरव्यू के दौरान वो बोल रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और वो सॉलिसिट कर रहा है। अगर क्या पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो पर्सनल कम्युनिकेशन में बाकायदा कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक तरीके से वो सॉलिसिट कर रहा है प्रोफेशनल वर्क को, सॉलिसिट कर रहा है पर्टिकुलर क्लाइंट को, सॉलिसिट कर रहा है प्रोफेशनल वर्क को। तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मतलब उधार ही बता रहे हो आप, तरीके से उधार बैठे हो, काम दो। तो इस तरीके से ये एटीट्यूड आप नहीं रख सकते, सॉलिसिट नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, या ऐसा एक्ट आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो बात थी ये थी। तो क्वेश्चन ये था कि एक
सीए सेमिनार में जाता है वो बताता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स टू ऑडियंस। अब मैं एक्सपर्ट हूँ तो प्रोफेशनल अटेनमेंट उसने हाईलाइट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट कार्ड कर रहा है ऑडियंस को, तो डिस्ट्रीब्यूट कार्ड कर रहा है, सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को प्रोफेशनल वर्क को, यूज़ द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, तो वो अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट को हाईलाइट कर रहा है। तो एक तरीके से जो ये है ये क्लॉज 7 में भी फंस जाता है, क्लॉज 6 में भी फंस जाता है। फिर गाइडलाइन इशूड बाय इंस्टीट्यूट टेंडर के रिस्पेक्ट में गाइडलाइन इशू करी थी काउंसिल ने सॉलिसिटेशन के फॉर्म्स की किस तरीके से आप सॉलिसिट कर सकते हो। तो बोल के रखा था कि आप सिक्योर कर सकते हो प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस, ऐसा देख रखा था। अब काउंसिल ने गाइडलाइन इशू करके रखी था अगर आपकी सीए को अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो क्या परमिसेबल है और क्या प्रोहिबिटेड है। पर इसके पहले हम ये क्या ऊपर क्या पढ़ रहे हैं कि रिस्ट्रेंट हैज बीन पुट सो दैट मेंबर मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट। अभी जो रिस्ट्रेंट है, ये जो रोक है, ये जो सॉलिसिट पे रोक है, जो सॉलिसिट पे जो रिस्ट्रेंट, वो रिस्ट्रेंट इसलिए लगाया है ताकि मेंबर जो है वो सिर्फ काम को नहीं देखते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट देखे, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट देखे और चूज करे। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट की खुद ही जजमेंट करे, खुद ही जजमेंट करके चूज करे और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से जो है कमांड रिस्पेक्ट है। तो रिस्ट्रेंट हैज़ बीन पुट सो दैट मेंबर में मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, कि जो मेंबर है वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करे, तो मेंटेन देयर जजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मेंटेन देयर जजमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट, तो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ वो कमांड करे, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट तो होना ही चाहिए कि जजमेंट की बकायदा एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, और जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से जो है वो कमांड करे रिस्पेक्ट। तो इस तरीके से अभी हमने चीज़ों को समझा। अब बात आती है कि गाइडलाइन इशूड बाय काउंसिल। अब काउंसिल ने जो गाइडलाइन इशू करी है तो ठीक है, वो सिंपल सी बात है, आप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से कमांड रिस्पेक्ट तभी करते हो जब आप ऐसे नहीं शो करते हो कि भैया मेरे को बहुत ज़रूरी है तो वो मेरे को काम दो। क्लाइंट तभी आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आप अपना काम कर रहे हो, वो आपके काम से प्रभावित है। तो सिंपल सी बात है, ये आप ये सब चीज़ें बोल के रखी है। अब बोला गया है कि गाइडलाइंस बाय काउंसिल, तो काउंसिल ने गाइडलाइंस कुछ इशू करके रखी है। गाइडलाइंस क्या है काउंसिल की कि एडवर्टीजमेंट और नोट इन प्रेस, एडवर्टीजमेंट और नोट इन प्रेस, तो एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस में ये गाइडलाइंस है कि परमिसेबल और प्रोहिबिटेड है। तो परमिसेबल में ये बोल के रखा है, परमिसेबल में ये बोल के रखा है, परमिसेबल में ये बोल के रखा है कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट देना है न्यूज़पेपर में, तो अभी अपन सब परमिसेबल की बात करें कि अगर आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है तो दो। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉलिसिट कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क, आप एडवर्टीजमेंट दो बिंदास। पर बोल के रखा है कि ये 3 चीज़ों में ही आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, जैसे कि एप्ट बोल के रखा है, इसका निमोनिक है एप्ट, ए मतलब एड्रेस है, पी पार्टनरशिप है, टी से टेलीफोन नंबर है, ये आप चीज़ें सब बता सकते हो। पर ये जब आप बता रहे हो तो बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, आपने अपना फोटो चिपका लिया, आप अपने अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लिया, और लिमिटेड इंसर्शंस होना चाहिए। बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, लिमिटेड इंसर्शंस होने चाहिए, और बोल्ड इटैलिक्स में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फॉन्ट्स में बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होने चाहिए। तो ये जो है न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। फिर बात आती है कि आप जर्नल में भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। जब आप जर्नल में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आप जर्नल में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो भी चलेगा। अब जर्नल में आप इस तरीके के एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि आपको शेयर करना है प्रोफेशनल वर्क, तो आप प्रोफेशनल वर्क को है वो आप प्रोफेशनल वर्क को जो है शेयर कर सकते हो कि आप ऐसा एडवर्टीजमेंट करा कि मुझे मेरा प्रोफेशनल वर्क को शेयर करना है, या मुझे पार्टनर्स की ज़रूरत है, या मेरे को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप सीख कर रहे हो पार्टनर्स या एम्प्लॉयज़, तो इस तरीके से आप जो है जर्नल में जो है आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि मेरे को पार्टनर को सीख करना है या मेरे को एम्प्लॉयज़ को सीख करना है। तो बोला ये गया है कि एडवर्टीजमेंट इन जर्नल आप कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट इन जर्नल आप कर सकते हो, पर आप में उसमें आप किस तरीके के एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि मेरे को प्रोफेशनल वर्क को शेयर करना है, या मुझे पार्टनर्स को सीख करना है, या एम्प्लॉय को मेरे को सीख करना है। आप अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हो, पर फर्म का नाम नहीं डाल सकते। क्या प्रोहिबिटेड है? एडवर्टीजमेंट अंडर पीओ बॉक्स नहीं प्रोहिबिटेड है, आप क्लाइंट का नाम नहीं डाल सकते हो, और अपनी अटेनमेंट, अपनी सुप्रीमेसी आप नहीं दिखा सकते हो। अगर आपने दिखाई तो आप गए, आप हो जाओगे मिसकंडक्ट में, आ जाओगे मिसकंडक्ट में। अब बात ये आती है कि फॉर्म का नाम अभी हम समझेंगे कि किस किस में फॉर्म का नाम इशू करते नहीं करते हैं, पर इसके पहले हम समझते हैं इम्पैनलमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अब इम्पैनलमेंट ऑफ अलॉटमेंट में क्या परमिटेड है और क्या प्रोहिबिटेड है। तो जो परमिटेड है वो मैं बात करता हूँ। मेंबर इज अलाउड टू रिक्वेस्ट हिज नेम टू एंटर, मेंबर अलाउ कर सकता है, मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है, ये परमिटेड है। क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, क्या रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया जो है मेरे नाम को आपके पैनल में एंटर करो। तो रिक्वेस्ट टू प्लेस नेम इन दी पैनल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में पैनल एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैनल एग्जिस्ट कर रहा है ना,
तो आप मेरा नाम एंटर करो। पर अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो अबाउट मेंटेनेंस ऑफ पैनल, आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैनल मेंटेन्ड है, तब ये तो नवंबर 17 में क्वेश्चन आया था, बोला था कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैनल मेंटेन्ड है क्या, नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसे रिक्वेस्ट करना प्रोहिबिटेड है, मतलब आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ये बोल के रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में पैनल एग्जिस्ट है तो रिक्वेस्ट कर दो, पर ये नहीं पूछ सकते कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैनल है क्या, अच्छा है क्या, तो फिर ठीक है हमारे लो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैनल एग्जिस्ट करता है क्या, अच्छा एग्जिस्ट होने वाली है क्या, पैनल होने वाली है, तो ऐसा करो ना, ये मेरी रिक्वेस्ट ले लो और मेरा नाम भी एंटर कर देना उस पैनल में। तो ये एटीट्यूड नहीं रख सकते। आपको पता है कि उधर पैनल एग्जिस्ट है, आपको कहीं सोर्स से पता चला है, आपने बोला कि हमारा नाम प्लेस करो, खत्म, रादर देन ये पूछने के कि क्या पैनल एग्जिस्ट करती है क्या। तो आस्किंग वेदर पैनल एग्जिस्ट, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, नहीं, अलाउड नहीं है। रिक्वेस्ट टू पुट नेम इन पैनल, हाँ आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा नाम पैनल में एंटर कर दो, पर अगर आपके इधर पैनल है, अगर पैनल एग्जिस्ट करती है तो हमारा नाम एंटर करो। फिर ये बात आती है कि आप कोड फीस आप फीस को कोड कर सकते हो। आपसे इंक्वायरी आई, आपने उसकी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अपनी फीस को कोड किया, पर आप बोलो कि आपने स्केल ऑफ फीस दे दी कि आपसे एक सर्विस के रिस्पेक्ट में पूछा था, तो आपको एक सर्विस के रिस्पेक्ट में कोड करना था, पर आप 10 तरीके की सर्विस देते हो। अब आप जब 10 तरीके की सर्विसेज देते हो तो आपने स्केल ऑफ फीस दे दी, तो भैया स्केल ऑफ फीस प्रोहिबिटेड है, रोविंग इंक्वायरी प्रोहिबिटेड है। आस्किंग फॉर पैनल, आप जो है पैनल आस्क कर रहे हो कि भैया पैनल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी प्रोहिबिटेड है। इंक्वायरी आप कर सकते हो, और कोड फीस कर सकते हो, किसने आपसे इंक्वायरी करे तो आप फीस को कोड कर सकते हो। आस्किंग फॉर रीजन फॉर नॉट गेटिंग मनी, क्वेश्चन ये था कि क्या सीए इस तरीके की रिक्वेस्ट कर सकता है क्या, इस तरीके की रिक्वेस्ट कर सकता है क्या कि हमको रीज़न बताओ कि हमको काम क्यों नहीं मिला, ये कर सकता है, क्योंकि वो इसने इधर मान लिया है कि मेरे को काम नहीं मिला है, तो इधर वो सॉलिसिट थोड़ी ना कर रहा है, सॉलिसिट वाला एटीट्यूड नहीं, मेरे को काम नहीं मिला है, वो कारण बताओ, ऐसी रिक्वेस्ट कर सकता है। पर अगर वो ऐसा बोले कि मेरे को काम नहीं मिला है तो प्लीज़ 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 मेरे को काम दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, काम नहीं मिला है उसको पता है, रीज़न पूछ रहे हो चलेगा, पर काम नहीं मिला है वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो गिव सम अनदर वर्क, तो ऐसा अगर पूछा है रिक्वेस्ट कर रहा है टू गिव अनदर, तो एक तरीके से वो वर्क को वो सॉलिसिट कराओ, ये सब परमिसेबल नहीं है। अब पब्लिकेशन है टेलीफोन डायरेक्टरी, अब टेलीफोन डायरेक्टरी में अगर हम पब्लिकेशन टेलीफोन डायरेक्टरी, तो बोला गया है कि भैया हाँ ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी में आप अपना नाम पब्लिश कर सकते हो, क्या परमिटेड है कि आप सेपरेट सेक्शन में डालो अपना नाम, सीए का सेक्शन पर्टिकुलर होना चाहिए, वो पर्टिकुलर टाउन की डायरेक्टरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंदौर का सीए इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा है, साला मुंबई की जो है डायरेक्टरी में अपना नाम डाल रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो नहीं, पर्टिकुलर सिटी की डायरेक्टरी में जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें अपना वो नाम डाले। अब वो नाम डाले तो नॉर्मल पेमेंट करके डाले, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा पेमेंट दे के ऊपर डाल दिया इनने, कि हो सकता है कि सीए का नाम एस से चालू होता हो, अब एस से चालू होता है तो क्रोनोलॉजी में देखे तो एस तो बाद में आता है, अब वो सोचे कि नहीं मेरे को ए के ऊपर डालना है, तो इसमें उसने ज़्यादा पेमेंट दे दिया या प्रीमियम लिस्टिंग करवा रहा है, तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। इधर आप फर्म का नाम डाल सकते हो, पर इस तरीके से आप इंसर्शन नहीं करवा सकते। तो आपने अगर स्पेशल रिक्वेस्ट से पब्लिकेशन करवा रहे हो, एडिशनल पेमेंट दे के पब्लिकेशन करा रहे हो, आपको दिख रहा है कि सबने तो टाइम्स न्यू रोमन में करके रखा है, अपन ऐसा करते हैं, अपन बोल्ड में देते हैं और अलग ही फॉन्ट में देते हैं, तो ये एटीट्यूड नहीं कर सकते हो, ये एटीट्यूड से आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते हो, एबनॉर्मल फॉन्ट से आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते हो, पब्लिसिटी मोटिव नहीं होना चाहिए जब आप पब्लिसिटी कर रहे हो, तो पब्लिकेशन कर रहे हो टेलीफोन डायरेक्टरी में, तो फॉर्म का नाम चलेगा, इस जगह फॉर्म का नाम चलेगा। फिर बात आती है हैंड बिल, तो हैंड बिल आप इशू कर सकते हो, वो वाला पॉइंट आता है हैंड बिल आप इशू कर सकते हो। तो हैंड बिल जब आप इशू कर रहे हो तो आप क्लाइंट को इशू कर सकते हो, जब आप क्लाइंट को इशू कर रहे हो इन रिलेवेंट मैटर्स, तो आप क्लाइंट को रिलेवेंट मैटर्स के लिए इशू कर सकते हो हैंड बिल। जैसे कि टैक्स लॉ चेंज हो गए, तो टैक्स लॉ चेंज हो गए तो हो सकता है क्लाइंट आपका 60 ईयर्स अबव हो, तो उसकी स्लैब में कुछ चेंज हो गया हो, तो आप उसको ऐसे हैंड बिल इशू कर सकते हो। पब्लिकेशन कर सकते हो बुक्स आर्टिकल में, आप बुक्स ऑफ आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हो, पर अपना एसोसिएशन विद फर्म मत बताना। तो अब जैसे कि कितने ग्रेट रिनाउंड हमारे सर है कि विनोद गुप्ता सर है, बहुत पुराना सर है, तो ये जो सर है अपनी बुक्स में देखना कि वो अपना एसोसिएशन नहीं बताते फर्म के साथ, कि हमारा इस फर्म के साथ एसोसिएशन है। प्रवीण शर्मा सर है तो वही सब अपना एसोसिएशन नहीं बताते हैं, बट हाँ फर्म का नाम भी नहीं डाल सकते। जब एसोसिएशन ही नहीं बता रहे हो फर्म के साथ, तो फर्म का नाम तो वैसे भी नहीं जाएगा। ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन की बात है तो भैया ग्रीटिंग कार्ड नहीं होते भेजो, सबको क्या दिक्कत है, ग्रीटिंग कार्ड इशू करो। मैरिज का इन्विटेशन है, रिलीजियस सेरेमनी का है इन्विटेशन, ग्रीटिंग कार्ड आपको इशू करना है, करो। इनॉग्रेशन ऑफ ऑफिस है तो इनॉग्रेशन ऑफ ऑफिस भी
है तो भी ग्रीटिंग कार्ड आप इशू कर सकते हो, फर्म का नाम भी डाल सकते हो। पर किसको देने का है ग्रीटिंग कार्ड, ये किसको देने का है? तो आप क्लाइंट को दे सकते हो, अपने रिलेटिव को और अपने क्लोज फ्रेंड को दे सकते हो। अब क्वेश्चन ये आया था कि दो पार्टनर थे, अब इनॉग्रेशन हो रहा था ऑफिस का। अब ऑफिस का इनॉग्रेशन नहीं, पूजा हो रही थी। अब जब पूजा हो रही थी तो भैया ये तो रिलीजियस सेरेमनी में आता है तो कवर है, क्योंकि मैरिज रिलीजियस सेरेमनी, इनॉग्रेशन ऑफ ऑफिस ये कवर है। तो इस पर आप ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन दे सकते हो। ग्रीटिंग कार्ड तो किसी का आप विश भी कर रहे हो तो दे सकते हो। इनवाइट अगर कर रहे हो तो मैरिज, रिलीजियस सेरेमनी, इनॉग्रेशन ऑफ ऑफिस में आप किसी को इनवाइट कर सकते हो। जब आप इनवाइट कर रहे हो तो बाकायदा जब इनवाइट कर रहे हो तो आप अपने रिलेटिव को, अपने क्लाइंट को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को दे सकते हो। अब रिलीजियस सेरेमनी हुई, पूजा हुई, पूजा में आपने बाकायदा इनवाइट करा था तो आपने इनवाइट करा अपने रिलेटिव को, अपने क्लाइंट को, आपने पार्टनर के क्लोज फ्रेंड और अपने क्लोज फ्रेंड को इनवाइट कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भैया इसमें बोल के रखा है हिज क्लोज फ्रेंड, तो अपने क्लोज फ्रेंड को इनवाइट करना था, उसके क्लोज फ्रेंड को क्यों इनवाइट करा? तो ये हिज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो भी रेड वाली चीज़ें है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ये हिज वाला पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है कि अपने क्लोज फ्रेंड को ही आपको इशू करने का है। आप इनवाइट कर सकते हो और अपना नाम इधर डाल सकते हो। आपको दूसरे का इनवाइट करना है करो, फिर अपना यह है कि फिर अपना नाम मत डालना, अपने फॉर्म का नाम मत डालना, क्योंकि ये सीए इन प्रैक्टिस पे एप्लीकेबल है ना। तो उधर आप ऐसा मत बताना कि सीए इन प्रैक्टिस है एंड दिस एंड दैट। यू अदरवाइज आप इन्विटेशन कार्ड पे सीए इन प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हो और अपना फॉर्म का नाम भी डाल सकते हो। अब रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 तो बोला गया है कि जब सीए इन प्रैक्टिस को निकाला जाता है तो रिप्रेजेंटेशन जो कंपनी से रिमूवल होता है तो बाकायदा उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। तो रिप्रेजेंटेशन डिग्निफाइड मैनर में करना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन में जैसे बोला गया है कि ही हैज़ बीन वर्किंग इंडिपेंडेंटली कि उसने जो अपना वर्क है वो इंडिपेंडेंटली वर्क किया है, उसने अपना जो वर्क है वो इंडिपेंडेंटली करा है। एंड हिज विलिंगनेस टू कंटिन्यू एज ऑडिटर, तो उसने अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करा है और हिज विलिंगनेस टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर इफ़ रीअपॉइंट बाय द शेयर होल्डर। तो अगर शेयर होल्डर वापस रीअपॉइंट करते हैं, अगर शेयर होल्डर्स को वापस रीअपॉइंट करते हैं, अगर शेयर होल्डर जो है उसको वापस अगर रीअपॉइंट करते हैं तो वो उसने अपनी विलिंगनेस जाहिर कर दी। तो ही हैज़ बीन वर्किंग इंडिपेंडेंटली कि मैंने अपना काम इंडिपेंडेंटली करा है और कॉन्शियसली मैंने अपना काम करा है और ही इज विलिंगनेस टू कंटिन्यू, उसकी इच्छा है कंटिन्यू करने की। अगर शेयर होल्डर्स को रीअपॉइंट करते हैं तो वो बाकायदा उसको कंटिन्यू करेगा। पर इसमें आप रिप्रेजेंटेशन में आप पब्लिसिटी मोटिव नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि कंपनी मेरे दम पे चल रही है, मैं कंपनी का एक्सपर्ट था, कंपनी के बारे में बैड आप कुछ बता रहे हो। तो आप डेरोगेटरी रिमार्क है, अनसब्सटेंशियल रिमार्क है, ये सब आप नहीं दे सकते हैं। और हाईलाइटिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, अगर आप बता रहे हो कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन फॉर्म में बहुत है, तो एक तरीके से आप अपना हाईलाइट कर रहे हो अपने कंट्रीब्यूशन को, एक तरीके से आप पब्लिसिटी कर रहे हो, पब्लिसिटी अलाउड नहीं है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क तो बोल के रखा है कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल और क्लाइंट के बीच में अरेंजमेंट है और वो किसी प्रोफेशनल ने किसी दूसरे प्रोफेशनल को हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इस क्लाइंट का इंट्रोडक्शन करवाया। अब लेटर ऑन के बाद नेक्स्ट डे क्लाइंट को इससे काफ़ी इंप्रेस हुआ, तो ये जो है उसने डायरेक्ट अप्रोच करा प्रोफेशनल 2 को। अब जब प्रोफेशनल 2 को डायरेक्ट जब उसने अप्रोच करा तो प्रोफेशनल 2 उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी ड्यूटी है टू आस्क क्लाइंट, वो ड्यूटी है वो क्लाइंट से आस्क करेगा कि ही शुड कम थ्रू अदर मेंबर डीलिंग जनरली। तो जिस मेंबर के साथ आप डील कर रहे हो जनरली उसके थ्रू आओ रादर देन हमारे पास डायरेक्ट आने के। तो ही शुड कम थ्रू अदर मेंबर डीलिंग जनरली, तो अदर मेंबर जिसके साथ आप जनरली डील कर रहे हो उसके थ्रू आओ। तो अदर मेंबर जिसके साथ आप जनरली डील कर रहे हो, तो अदर मेंबर जिसके साथ आप जनरली डील कर रहे हो उसके थ्रू आप आओ। तो ये सब बात थी कि अदर मेंबर जिसके साथ आप जनरली डील कर रहे हो उसके साथ आप उसके बिहाफ पर थ्रू उसके थ्रू आओ। तो इस तरीके से चीज़ थी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोफेशनल वर्क की। और फिर आती है बात कि हमने फॉर्म नेम पढ़ा ना, तो फॉर्म नेम में हमने अभी इतनी सारी जो चीज़ें पढ़ी है, तो बाकायदा इसमें टेलीफोन डायरेक्टरी में हम डाल सकते हैं, मैरिज के रिलीजियस इनॉग्रेशन में, इनविटेशन में और ग्रीटिंग कार्ड में फॉर्म का नाम डाल सकते हैं, जर्नल में नहीं डाल सकते, फिल्म में नहीं डाल सकते, फिल्म मूवी में अगर आपका शूटिंग हो रही है तो आप उसमें नहीं डाल सकते, न्यूज़ लेटर में नहीं डाल सकते, बुक में नहीं डाल सकते, टीवी इंटरव्यू में नहीं डाल सकते। और पर्सन अप्रोप्रिएट अपॉइंट एट पोजीशन विच इज़ नेशनल इंपॉर्टेंस, आप किसी पोजीशन में अपॉइंटेड हो जिसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो आप किसी पोजीशन पे अपॉइंटेड हो हैविंग नेशनल इंपॉर्टेंस, अब उसका नेशनल इंपॉर्टेंस है तो आप उधर भी नहीं डाल सकते। तो पर्सन अपॉइंटमेंट एट पोजीशन हैविंग नेशनल इंपॉर्टेंस, तो आप उधर भी नहीं डाल सकते। कि आप हो सकते हो कि आप रेल मंत्री बन गए हो, आप रेल मंत्री बन गए हो तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भैया नहीं मैं उधर प्रैक्टिस भी करता हूँ, या पर्टिकुलर आप नेशनल इंपॉर्टेंस में हो कहीं,
जिसकी एक इंडिया में कुछ इसकी एक इम्पोर्टेंस है, तो आप उधर अपॉइंट जो है, आप अगर उधर अपॉइंट हुए हो तो उधर आप फर्म का नाम नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से हमने आखिरी डिटेल में इसकी बात करिए। फिर इसके बाद आता है गाइडलाइंस कुछ वेबसाइट की। इंपॉर्टेंट ये है कि जो परमिसेबल मैं आपको बताता हूँ, किसी फॉर्मेट में किसी भी कलर में अपना नाम, फर्म का नाम डाल सकते हो। पुल मॉडल में होना चाहिए, पुश मॉडल में नहीं होना चाहिए। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं होना चाहिए ईमेल के थ्रू, कि ईमेल के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है तो एक तरीके से पुश हो गया ना, कि आप पुश कर रहे हो। पुश मतलब कि क्लाइंट की इच्छा है तो आपके पास आ रहा है, आप तो अपना काम करते जाओ। कि एड्रेस ऑन ऑफ वेबसाइट ऑन प्रोफेशनल स्टेशनरी, तो एड्रेस ऑन वेबसाइट ऑन प्रोफेशनल स्टेशनरी की जो प्रोफेशनल स्टेशनरी है, प्रोफेशनल स्टेशनरी में आप वेबसाइट का एड्रेस डाल रहे हो, तो जो प्रोफेशनल स्टेशनरी है वहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस डाल रहे हो। तो जो प्रोफेशनल स्टेशनरी है वो प्रोफेशनल स्टेशनरी में आप अपना वेबसाइट का एड्रेस डाल रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑन प्रोफेशनल स्टेशनरी। फिर इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि अपना नाम डाल सकते हो, फॉर्म का नाम डाल सकते हो, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट डाल सकते हो जिस पे एमसीक्यू आया था कि किस सन से बनी हुई है, और एड्रेस और टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हो। सर्विस जो आप रेंडर कर रहे हो, वो सर्विसेज जो आप रेंडर कर रहे हो वो डाल सकते हो। क्लाइंट का नाम नहीं डाल सकते, पर क्लाइंट किस सेक्टर को बिलोंग कर सकता है वो डाल सकते हो आप। अपना नाम डाल सकते हो, क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हो, अपना रेसिडेंशियल एड्रेस भी डाल सकते हो, ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हो। क्वेश्चन में आया था कि क्या बायोडाटा डाल सकता है, तो हाँ बायोडाटा डाल सकता है। जॉब वैकेंसी में ऐसा बोल के रखा है कि भैया जॉब वैकेंसी जो है, जॉब वैकेंसी के रिस्पेक्ट में भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल क्लर्क कितना पॉइंट है, कितना असाइनमेंट है इनके पास, कितना असाइनमेंट है हमारे पास, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। तो कौन कौन से क्लाइंट है, कितनी हम फीस ले रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं डाल सकते। तो जो नहीं डाल सकते, जैसे पुश मॉडल में हम जो है वो वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट ईमेल के थ्रू ऐसा सर्कुलेट करो इन्फॉर्मेशन, तो ये आप नहीं कर सकते। अदर देन आईसीआई का लोगो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। अब आती है बात नेम ऑफ क्लाइंट और फीस चार्ज। तो अगर आप क्लाइंट से कोई सा नेम ऑफ क्लाइंट है, तो नेम ऑफ क्लाइंट है तो आप पर्टिकुलर क्लाइंट का नाम नहीं डाल सकते, जो इससे फीस चार्ज करे वो नहीं डाल सकते जनरली, पर आप इस केस में डाल सकते हो अगर रेगुलेटर परमिट कर रहा तो। अगर रेगुलेटर परमिट करा है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में रेगुलेटर परमिट करा है, क्या परमिट कर रहा है, रेगुलेटर परमिट करा है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, तो परमिट कर रहा है। तो अगर रेगुलेटर परमिट कर रहा है कि भैया आप क्लाइंट का नाम डालो, जो फीस चार्ज करिए वो डालो, अगर परमिट कर रहा है तो डिस्क्लोज कर दो इटैलिक्स में। परमिट कर रहा है ना तो डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि रेगुलेटर ने बोला है। अब डिस्क्लोज करना है तो आप इटैलिक्स में डिस्क्लोज करो। और डिस्क्लोजर, बिलो सच डिस्क्लोजर इन वेबसाइट, ये नोट भी डालो कि जो ये डिस्क्लोजर हुआ है ना, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर। तो ये जो डिस्क्लोजर है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर है, जिसका जुरिसडिक्शन पर्टिकुलर एरिया में है या किसको कहाँ पे बिलोंग करता है। आईसीआई का लोगो आप डाल सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो डाल सकते हो, फ्रेम फोटोग्राफ नहीं डाल सकते, बुलेटिन बोर्ड डाल सकते हो, चैट रूम भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, पर इसमें जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए। इंश्योर करना सीक्रेसी ऑफ मैटर। आईसीआई की वेबसाइट की लिंक डाल सकते हो। अदर प्रोफेशनल बॉडीज, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज है तो उसके आप लिंक डाल सकते हो। गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑफिस डिपार्टमेंट, उनकी वेबसाइट आप डाल सकते हो। जैसे सेबी एबी की वेबसाइट की लिंक डालनी हो तो आप डाल सकते हो। पर अगर आप सोचो कि आप लॉयंस क्लब में मेंबर भी हो और आप लॉयंस क्लब के जो मेंबर हो उसमें अगर आप डाल रहे हो अपना एसोसिएशन की लिंक डाल रहे हो, तो वॉलंटरी एसोसिएशन की लिंक डाल रहे हो, तो भैया आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। आप वॉलंटरी एसोसिएशन की लिंक नहीं डाल सकते। अब डेट अप टू विच इट इज अपडेटेड, तो जिस डेट तक वो अपडेटेड है, जैसे अपने इनकम टैक्स साइड में भी लिखा हुआ रहता है कि किस डेट तक ये अपडेटेड है, तो इधर भी जो है डेट अप टू विच इट इज़ अपडेटेड, तो ये सब चीज़ें जो है ये डाल सकते हैं। तो ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट और डेट अप टू विच इट इज़ अपडेटेड, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। और जो परमिसेबल नहीं है इसकी बात हम कर ही चुके हैं। क्वेश्चन में देखा जो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि भैया रेगुलेटर चाहे तो नेम ऑफ क्लाइंट और फीस जो चार्ज करिए वो डाल सकते हो, पर ये डिस्क्लोजर करना इटैलिक्स में, और आपने नीचे नोट भी डालना कि जो ये डिस्क्लोजर है ये रेगुलेटर के अकॉर्डिंग करा है, क्योंकि रेगुलेटर ने बोला है और इसका इधर इधर जुरिसडिक्शन है। अब ये बात ये है कि वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जो है, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन डिपेंड करो ना, जब आप पेमेंट एनुअली करो, फीस काफ़ी पेमेंट एनुअली, तो इन्फॉर्म करो वेबसाइट टू आईसीआई इन्फॉर्म व्हेन देयर इज फी पेमेंट एनुअली, जब फीस का पेमेंट हो एनुअली तो आप इन्फॉर्म करो वेबसाइट एड्रेस पर। बोला क्या है कि कोई मिसकंडक्ट नहीं है तो अगर आपने वेबसाइट एड्रेस को इंटीमेट नहीं करा, तो अगर आपने इंटीमेट नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। वेबसाइट एड्रेस में ये गाइडलाइन, अगर आपने उधर आपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं भी करा कि मेरी एक वेबसाइट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है क्लॉज 7 की बात, और क्लॉज 7 भी एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसको अब जो है हम नेक्स्ट वे में देखते हैं, क्योंकि
अब थोड़ा सा एक ब्रेक बनता है एंड बात ये है कि अब इसको अपन नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट में वापस में इसमें फर्दर क्लॉज 7 में जो गाइडलाइंस है और ये सब चीज़ें हैं इसमें, और इस पर भी अच्छे एम्पल क्वेश्चन है। क्लॉज 7 आता है, फिर क्लॉज 8 सब चीज़ें चाहिए इसमें। तो एक लंबा है फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं, वो समझनी पड़ेगी हमको, और इसमें हमने सब चीज़ें वैसे कवर कर ली है। तो अभी अपन अगर फटाफट देखा जाए तो अभी तक अपन क्या पढ़ा है भैया, जो है पार्ट 1 में ये बोल के रखा है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर वो सी इन प्रैक्टिस इन पार्टनरशिप होना चाहिए या सी इन प्रैक्टिस पार्टनर या एम्प्लॉय होना चाहिए। इसके साथ आप प्रैक्टिस जो है ये जो है ये आपके नाम पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस पर बड़ा पंत और संत का क्वेश्चन था। फिर हमने बात करी थी कि आप शेयर ब्रोकरेज जो कमीशन है किसी पर्सन को, आप शेयर प्रोफेशनल बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस किसी पर्सन को आप अपनी फीस में से प्रॉफिट में से शेयर ब्रोकरेज कमीशन आप पे कर सकते हो। अब वो पर्सन को पे कर सकते हो, ये पर्सन ये वाले होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हुए तो आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे। फिर बात आती है गुडविल के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था। फिर हमने ये बात आती है कि आप किसी से एक्सेप्ट भी कर सकते हो, तो ये एक्सेप्ट वाला पोर्शन था, पर इधर रजिस्टर्ड वैल्यू को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमने बात करी थी कि भैया जो आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ नोटिफाई करके रखे क्वालिफिकेशन, उनके साथ आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। और बाकायदा जो बोल के रखा है कि पर्सन जिसका रेसिडेंट अब्रॉड में है वो हैविंग देयर नेम एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 41B, तो 41B के मेंबर, तो वो सब जगह इनके साथ भी आप कर सकते हो पार्टनरशिप में एंटर। और CPA रिकॉग्नाइज नहीं है पॉलिसी, और CPA इंस्टीट्यूट इधर कवर नहीं है। इंस्टीट्यूट यूके की 4 इंस्टीट्यूट के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, पर ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा के साथ आप जो है कर सकते हो। फिर जो नॉन मेंबर है, तो नॉन मेंबर मानो कि वो एनी पर्सन में कवर, और एनी पर्सन है तो उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। फिर बात आती है क्लॉज 5 में प्रोफेशनल बिजनेस की बात करें। प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर करने की बात है, तो आप आउटसोर्सिंग के थ्रू एम्प्लॉय से या पार्टनर के सर्विसेज के थ्रू अपने प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर सकते हो, पर वो आर्टिकल नहीं होना चाहिए। बाकी जो 2, 3, 4 के अरेंजमेंट है वो भी चलेंगे। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो शेड्यूल 1 के पार्ट के क्लॉज 3 में आप फंस गए हो, तो उधर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो आप उधर चले जाते हो। फिर क्लॉज 6 की बात यह है कि आप सॉलिसिट नहीं कर सकते प्रोफेशनल वर्क को, आप प्रोफेशनल बिजनेस को सॉलिसिट कर सकते हो, पर आप प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं कर सकते। और जब आप प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं कर सकते हो, अगर आपने करा है तो आप मिसकंडक्ट में मान लिए जाओगे। तो आप प्रोफेशनल कर रहे हो, आप सॉलिसिट कर रहे हो सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू और पर्सनल कम्युनिकेशन से। बाकी आप CA इन प्रैक्टिस के से आप सिक्योर कर सकते हो प्रोफेशनल वर्क, आप प्रोफेशनल वर्क को सिक्योर कर सकते हो, आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। टेंडर भी एक्सक्लूसिवली फॉर CA है तो मिनिमम फीस होना चाहिए, अदरवाइज मिनिमम फीस नहीं भी हो तो चलेगा, जिसमें GST ऑडिट और टैक्स ऑडिट की बात करी थी। जो सिक्योर है, सिक्योर में जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड रिक्वेस्ट का होता है, वो सॉलिसिट में होता है, वो सॉलिसिट में जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड होता है छीनने का। तो हमको क्वेश्चन से वो समझना पड़ेगा। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिए तो शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 3 में आप फंस जाते हो वैसे भी। फिर हमने बात करी थी कुछ गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइंस हमने बात करी कि आप अपना अटेनमेंट अगर शो कर रहे हो तो क्लॉज 7 में फंस जाते हो, पर अगर आप सॉलिसिट कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क, आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो एज एन एक्सपर्ट, तो ये सब चीज़ों से अगर आप सॉलिसिट कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क, तो आप प्रोफेशनल वर्क या क्लाइंट को सॉलिसिट कर रहे हो तो ये सब नहीं चलेगा। फिर हमने एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस पढ़ी है, और ऑर्गेनाइजेशन का पैनल एग्जिस्ट करता है तो आप अपना इम्पैनलमेंट के लिए डाल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर ये नहीं रिक्वेस्ट कर सकते कि आपका पैनल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। टेलीफोन डायरेक्टरी की बात करी थी, फॉर्म का नाम इधर जाता है, फॉर्म के नाम की हमने बात करी थी कि टेलीफोन डायरेक्टरी जो है, और मैरिज इनविटेशन है, रिलीजियस सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है, और ग्रीटिंग कार्ड आप इशू कर सकते हो, उसमें आप फॉर्म का नाम डाल सकते हो, टेलीफोन डायरेक्टरी में आप डाल सकते हो। फिर बुक्स की बात करी थी कि फॉर्म के साथ एसोसिएशन नहीं दिखाना है, हैंड बिल आप इशू कर सकते हो, बोल सकते हो कि हमने हमारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करा है, कॉन्शियसली वर्क करा है, पब्लिसिटी मोटिव नहीं होना चाहिए। और अगर किसी प्रोफेशनल का अकाउंट क्लाइंट के साथ अरेंजमेंट है, अब क्लाइंट डायरेक्ट आ रहा है, तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप क्लाइंट को बोलो आस्क टू कम थ्रू द क्लाइंट थ्रू द प्रोफेशनल डीलिंग जनरली, फ्रॉम टू द मेंबर डीलिंग जनरली। तो इस तरीके से हमने फिर वेबसाइट की बात करी थी कि किसी फॉर्मेट और कलर में होना चाहिए, नेम ऑफ फीस, और क्लाइंट की बात करी थी कि रेगुलेटर बोले तो आप इसको जो है आप डिस्क्लोज कर सकते हो, इटैलिक्स में डिस्क्लोज करना, नीचे ये डिस्क्लोजर दे देना कि उनकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने इसको डिस्क्लोज करा है। बुलेटिन बोर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, फ्रेम फोटो नहीं होना चाहिए, बायोडाटा होगा तो चलेगा, और एनी कलर एनी मॉडल में होना चाहिए, पुल मॉडल में होना चाहिए, पुश मॉडल में नहीं होना चाहिए, सर्कुलेशन नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। वेबसाइट की जो है इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं भी डिस्क्लोज करी तो चलेगी, वेबसाइट की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना पड़ता है। वॉलंटरी एसोसिएशन की लिंक नहीं जाती, बाकी अदर प्रोफेशनल बॉडीज गवर्नमेंट वेबसाइट और ICAI की वेबसाइट में जाती है आपकी लिंक। और डेट जिस डेट तक ये अपडेटेड है, तो जिस डेट तक ये अपडेटेड है ये सब चीज़ें भी जो है जाती है।
तो इस तरीके से हमने क्लास 6 ओवर किया है और आधा हमने शेड्यूल ओवर किया है और बचे हुए चीज़ों को हम नेक्स्ट में वीडियो में कवर करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा और ठीक है, तो अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अब इसके साथ आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और 100% इसका प्रोफेशनल एथिक्स का रिवाइज हो गया है। सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस को हमने रिवाइज करा है और रिवाइज इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ उतनी ही पिक्यूलियर इन्फॉर्मेशन बताई है, उस पर एम्फेसिस करा है जिस पे क्वेश्चंस आए गए हैं। तो इस तरीके से जो है हमने सब चीज़ें इधर कवर करी है। अब आप इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, आपने पेशेंटली इस वीडियो को सुना एंड मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।